प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था न्यूटन सेकेंड लॉ के बारे में। इक्वेशन डिड्यूस की थी F इज इक्वल टू m इंटू ए। इस इक्वेशन से हम F की मेजरमेंट कर सकते हैं बाय नोइंग द वैल्यूज ऑफ m एंड a। लेकिन कुछ केसेस में, कुछ सिचुएशंस में फोर्स बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एक्ट करता है। जैसे कि किसी कोलिजन में फोर्स काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन ड्यूरेशन ऑफ फोर्स इज वेरी वेरी स्मॉल। तो ऐसे फोर्सेस को कहते हैं इम्पल्सिव फोर्सेस। इम्पल्सिव फोर्सेस की मेजरमेंट इजी नहीं होती, और इन केसेस में हम मेजर करते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स। इस इफेक्ट ऑफ फोर्स को कहते हैं इम्पल्स। आइए पढ़ते हैं इम्पल्स के बारे में। तो इम्पल्स क्या है? इफेक्ट ऑफ फोर्स, टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स। और ये बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स and time t for which the force acts on the body। चलिए फाइंड आउट करते हैं इम्पल्स को। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, rate of change of momentum is equal to F vector, where F vector is external force applied on the body. dP vector is small change in momentum in small time dt. वैसे तो rate of change of momentum is directly proportional to F। न्यूटन सेकेंड लॉ एक्सप्लेन करते वक्त हमने ये प्रूव किया था कि प्रोपोर्शनेटली कांस्टेंट k इज इक्वल टू 1 इन बोथ SI एंड CGS। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये है स्मॉल चेंज इन मोमेंटम। अगर हमने टोटल चेंज इन मोमेंटम निकालना हो तो हम इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, जीरो टू टी, टाइम हम ले रहे हैं 0 to t, और इस तरफ dp वेक्टर का इंटीग्रेशन फ्रॉम p1 वेक्टर टू p2 वेक्टर। अब इसको कहते हैं इम्पल्स। इम्पल्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ f वेक्टर dt 0 to t। ये होता है इम्पल्स, एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर dp वेक्टर का इंटीग्रल क्या होता है? p वेक्टर और लिमिट्स p1 वेक्टर टू p2 वेक्टर। p1 वेक्टर क्या है यहाँ पर? लीनियर मोमेंटम एट 0 टाइम, और p2 वेक्टर क्या है? लीनियर मोमेंटम एट टाइम t। तो यहां से इम्पल्स इज इक्वल टू अपर लिमिट p2, अब फिर लोअर लिमिट p1। तो ये आ गया p2 माइनस p1। तो हमने ये प्रूव किया कि इम्पल्स इज इक्वल टू
चेंज इन मोमेंटम। इसको कहते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। कैसे स्टेट करते हैं इसको? इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम स्टेट्स दैट change in momentum equals change in momentum of a body. Equals impulse applied on it. चलिए अब देखें कि अगर फोर्स की जगह हम एवरेज फोर्स लगाएं तब ये एक्सप्रेशन कैसा आता है? लेट एफ एवरेज इज द एवरेज फोर्स। इन दैट केस यहाँ पर क्या लिखेंगे? एफ एवरेज डी टी इंटीग्रल 0 to t, और इस तरफ डी पी वैक्टर इट्स इंटीग्रल p1 वैक्टर टू p2 वैक्टर, जैसे हमने पहले लिखा। अब क्योंकि एफ एवरेज ये कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट को इंटीग्रल से बाहर निकाल सकते हैं, तो एफ एवरेज इंटीग्रल 0 to t dt। उसी तरह से dp का इंटीग्रल पहले ऐसे ही लिख लेते हैं, इंटीग्रल फ्रॉम p1 वेक्टर टू p2 वेक्टर। एफ एवरेज इंटू dt का इंटीग्रल क्या होता है? t, लिमिट्स फ्रॉम 0 to t, और इधर dp का इंटीग्रल p वेक्टर, जैसे कि अभी किया, p1 वेक्टर टू p2 वेक्टर। तो अब इस केस में इम्पल्स क्या आ जाएगा? एफ एवरेज इंटू अपर लिमिट t की जगह t लगा दें, माइनस लोअर लिमिट 0, इधर भी p अपर लिमिट p2 वेक्टर माइनस अब लोअर लिमिट p1 वेक्टर। तो ये आ गया एफ एवरेज इंटू t इक्वल टू p2 वेक्टर माइनस p1 वेक्टर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इम्पल्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स एंड द टाइम फॉर विच दिस फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी। चलिए अब देखें एक और तरीके से लिखते हैं इम्पल्स को। लेट अस प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन force and time along x-axis and average force along y-axis। अब मान लीजिए कि ये फोर्स है एवरेज फोर्स, ये ग्राफ आ जाएगा। दिस इज ओरिजिन एंड दिस पॉइंट कॉरेस्पॉन्ड्स टू टाइम t। लेट ए बी इज द ग्राफ, यहाँ पॉइंट लिख लें b डैश। तो एफ एवरेज इंटू टी, ये कितना हो जाएगा? एफ एवरेज ए ओ इंटू टी, टी किसके बराबर? ए बी के। तो ये क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, which rectangle? AO B dash B। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि इम्पल्स इज इक्वल टू एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ।
average into T equal to एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ, ये एरिया। अब चलिए इसको जनरलाइज करते हैं। अगर ये फोर्स वेरिएबल हो तब कैसा एरिया आएगा? लेट द फोर्स इज वेरिएबल, तो उस केस में ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। मान लीजिए कि ग्राफ इस तरीके का है, ये पॉइंट T, तो इस केस में ये एरिया हो जाएगा। तो उस केस में हम इस केस में कैसे लिखेंगे इम्पल्स को? F वेक्टर इनटू dt, ये यहाँ पर ये ठीक है, T F वेक्टर dt, इसका इंटीग्रल 0 to T, इसको लिखा जाएगा एरिया, कौन से एरिया? OB CO, ये एरिया। तो कितने तरीके से हमने लिखा इम्पल्स को? इम्पल्स इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स, टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स। इम्पल्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स एंड टाइम। इफेक्ट फोर्स इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, और अब इम्पल्स इज इक्वल टू एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ। चलिए अब बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इम्पल्स की। एप्लीकेशंस आर बेस्ड अपॉन द फैक्ट दैट a given change in momentum can be produced by applying a larger force for small time, smaller time, or by applying a smaller force for larger time। फिर से देखिए कि गिवन चेंज इन मोमेंटम आपने प्रोड्यूस करना है, या तो फोर्स को बढ़ा के टाइम को कम करके फोर्स को बढ़ा सकते हैं, या टाइम को बढ़ा करके फोर्स को कम कर सकते हैं। प्रोडक्ट इज कांस्टेंट, सेम चेंज इन मोमेंटम। चलिए फर्स्ट एप्लीकेशन, आमतौर पर ये पूछा जाता है कि क्रिकेट प्लेयर लोअर्स हिज हैंड्स व्हाइल टेकिंग ए कैच। अब जब वो कैच लेता है तो व्हाइल टेकिंग ए कैच ही लोअर्स हिज हैंड्स टू इंक्रीज द टाइम ऑफ completion of catch. By increasing this time t, he reduces the force so that his hands are not injured. He is saving his hands. और दूसरी तरह से कैसे समझ सकते हैं? When he lowers his hands, by doing so he increases the time of completion of catch. When he increases this time, it means what happens? The rate of change of momentum decreases. When t increases, this is change in momentum divided by time, this is rate of change of momentum. He increases t, then rate of change of momentum decreases and hence the force decreases. So the ball does not hurt his hands, does not injure his hands. Second application, China wares are wrapped in paper or they are kept in straw. Actually, here also the China wares, when they are to be transported, during transport there is collision. There is a probability that there will be jerks and they will come in contact. So this paper
or the straw that helps to increase the time of contact between the china wares. When the time of contact increases, then what will happen? Rate of change of momentum decreases. So force decreases, force between the china wares. So they come in contact with smaller force, they exert smaller force on one another. So there is a less possibility of breaking of the china wares. Similarly, there are other applications also. आपने वो पढ़नी है बुक में से और सीखनी है कि कैसे लिखना है, इसी पर बेस्ड है. चलिए अब एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और इम्पल्स को समझते हैं. लिखिए, ए बैट्समैन हिट्स बैक a ball straight in the direction of the bowler without changing its initial speed of 12 meter per second. If the mass of the ball is 0.15 kilogram, determine the impulse imparted to the ball. Assume linear motion of the ball. And if the duration of contact between ball and the bat is 0.01 second, find the average force exerted on the ball by the bat. चलिए इसको सॉल्व करते हैं. Well, mass of the ball, कितना है mass of the ball? Zero decimal 15 kilogram. Initial velocity, initial speed equal to this is 12 meter per second. He says कि there is no change in speed. Final speed कितनी है? Again it is 12 meter per second. अब क्या है कि मान लो बॉलर इस डायरेक्शन में ये बॉल फेंक रहा है इस डायरेक्शन में और बैट्समैन इसको इस तरफ को पुश करता है. अब अगर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कहें तो ये नेगेटिव होगी और इस स्पीड को हम नेगेटिव ले लेंगे. अब निकाल लेते हैं इनिशियल मोमेंटम. इनिशियल मोमेंटम p1 वेक्टर इक्वल टू कितना हो गया? मास इनटू वेलोसिटी. मास यहाँ पर 0.15 इनटू वेलोसिटी माइनस 12 मीटर पर सेकेंड. फाइनल मोमेंटम निकाल लेते हैं. दिस इज इक्वल टू p2 वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा? अगेन m इंटू v. m इज 0.15 kilogram and velocity 12 meter per second. Impulse F average into t equal to change in momentum p2 minus p1. P2 is 0.15 into 12 minus 0.15 यहाँ पर माइनस, ये माइनस आगे ले लेते हैं 0.15 इंटू 12 तो ये आ जाएगा 1.8 माइनस माइनस प्लस हो गया 1.8 और ये आ जाएगा 3. This will be 1.8 3.6 न्यूटन सेकेंड. इतना तो आ गया इम्पल्स. अब अगर टाइम ऑफ कांटेक्ट कितना है बैट और बॉल का? दिस इज
t इज इक्वल टू 0.01 सेकेंड। तो यहाँ पर f एवरेज इंटू 0.01 इक्वल टू कितना है 3.6 आ गया। तो f एवरेज कितना निकल जाएगा, दिस विल बी 3.6 ओवर 0.01। तो इसको कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 360। इट विल बी 360 न्यूटन, इतना फोर्स आ जाएगा, एवरेज फोर्स। तो बच्चों इस तरीके से और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करिए, इसको समझिए पूरे टॉपिक को। थैंक यू।